हेलो डे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 मतलब एक्सरसाइज 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। जिन्होंने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए आते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। कि सबसे पहले तो जनवरी आता है, जे अक्षर से क्या आता है? जनवरी आता है। फिर क्या आता है आपका? फरवरी, तो जे अक्षर से नहीं होगा, जून होगा, जून होगा। और क्या हो जाएगा आपका? जुलाई होगा। मतलब जो तीन जो महीने हैं वो जे अक्षर से चालू होते हैं। तो यह एक समुच्चय है। देखिए समुच्चय कब नहीं होता और कब होता है ये चीज़ याद रखना। ऐसा सेट जो कि सुपरिभाषित हो, मतलब हर व्यक्ति के लिए एक ही हो, हर व्यक्ति के लिए मतलब हर स्टूडेंट के लिए। मतलब अगर मैं किसी से पूछूं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम, तो कोई भी बता देगा तीन ही महीने हैं जो जे अक्षर से। या एफ से पूछूं तो बोलेंगे कि फरवरी जो है वो एफ से स्टार्ट होता है, ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की पसंद क्या होती है? अलग अलग होती है। तो वो सेट नहीं होगा। जैसे मैं पूछूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, इनका समुच्चय बनाओ, तो आप बोलेंगे कि सर इसका समुच्चय नहीं बन सकता है। क्यों ये समुच्चय नहीं है? क्योंकि ये हर व्यक्ति पर्सन टू पर्सन क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो तीन महीने हैं, जनवरी, जून और जुलाई। यह एक समुच्चय है। यहाँ क्या लिखेंगे? यह एक समुच्चय है। दूसरे में आते हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक के नाम। अब देखिए लेखक बोला है और सबसे जो मतलब जो टैलेंटेड राइटर के नाम बता रहे हैं। तो ये क्या है? मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि आप बताइए कि किसी ऐसे लेखक का नाम बताइए जो कि बहुत प्रतिभाशाली है, तो हो सकता है वो बोले कि मैथिली शरण गुप्त, या फिर कोई बोले कि हरिवंश राय बच्चन, या फिर कोई बोले कि चेतन भगत, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। पर्सन टू पर्सन मतलब व्यक्ति से व्यक्ति चेंज होता है, व्यक्ति की सोच के हिसाब से होता है ये। तो इसको हम समुच्चय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, तो समुच्चय ये नहीं बना सकता। तो दूसरा जो है वो समुच्चय नहीं है। तीसरा देखते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बताइए कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो आप बोलेंगे सर मेरा पसंद तो MS धोनी है, तो MS धोनी बहुत अच्छा खेलता है तो वो मेरा पसंद है। कोई और बोलेगा कि विराट कोहली है, कोई और बोलेगा सचिन तेंदुलकर है, कोई और बोलेगा तो रिकी पॉन्टिंग है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? आपका बैट्समैन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और पसंद भी क्या हो रहा है? सब पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति चेंज हो रहा है। तो यह एक समुच्चय नहीं है। चौथा देख लेते हैं आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो ये एक समुच्चय है। अब ये बताइए कि मान लो मैं किसी स्कूल में जाऊं और वहां से पूछूं कि क्लास 11th है आपका, हाँ क्लास 11th में पढ़ते हो, ठीक है। सामने वाले ने बोला क्लास 11th में पढ़ता हूं। तो क्लास 11th में 10 स्टूडेंट जैसे पढ़ते हैं, तो वहां मैं पूछूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है जो बॉयज़ हैं, तो वो बोलेगा कि 7। सेकंड वाले से भी पूछूंगा तो वो भी तो वो 7 ही बोलेगा क्या। तो जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता है, जैसे आप लोग जिस स्कूल से पढ़ते होगे, आप थोड़ा सा माइंड में रिवाइंड कीजिए, मतलब सोचिए कि आपकी क्लास में कितने बॉयज़ पढ़ते हैं। तो किसी के में 20 होंगे, तो उसके पूरे क्लास में किसी से भी पूछ लूँ तो वो क्या बोलेगा? 20 है सर। तो यह एक समुच्चय है। तो फोर्थ वाला आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, यह एक समुच्चय है। फिफ्थ है आपका 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम बोला है, तो 100 से कम तो सभी को पता है। जैसे एक समुच्चय है जो कि 100 से कम है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से होती है। 1 2 3 से लेके कहाँ तक? 99 तक लिखना है, क्योंकि 100 से कम बोला है। तो ये तो फिक्स होगा। मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछी कोई भी स्कूल के, तो वो बोलेगा कि सर 1 से 99 तक ये जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है जो कि 100 से कम है। तो यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट देखते हैं आपके, ठीक है। देखिए आपको हो सकता है तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये मोबाइल से क्यों देख रहा है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये अलग से थोड़ा सा सेट किया हुआ है, ठीक है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए लेखक प्रेमचंद, देखिए मुंशी प्रेमचंद जो थे थे, अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, जैसे कि गबन गोदान हो गया, ठीक है। और आप लोग को ज़्यादा पता होगा, ठीक है, मुझे उतना हिंदी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। गबन गोदान हो गया, और शायद उन्होंने
एक लिखा था चिमटा वाला जो एक स्टोरी था, वो मुंशी प्रेमचंद जी का ही है। तो उन्होंने जो भी चीज़ लिखी है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, तो ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। क्योंकि किसी से भी पूछिए कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कितनी किताबें लिखी हैं, तो हो सकता है 5 लिखी हो, तो 5 का अगर नाम पता होगा तो आप वो उसको क्या बोल सकते हैं, समुच्चय बोल सकते हैं। तो अगर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो उसके जो उपन्यास है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड है, और एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, तो यह एक समुच्चय है। 7वां वाला देखिए, 7वां वाला आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक मतलब होल नंबर, ठीक है, मतलब पूर्णांक मतलब क्या होगा, जैसे कि जो 0 से स्टार्ट होता है, तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी आपका क्या है, समुच्चय है। क्योंकि समपूर्णांक कौन सा है, जैसे कि आपका है सभी समपूर्णांक 2, 4, 6, 8 और लास्ट तक जाते जाएगा। हालांकि ये अनंत है, लेकिन क्या बोल रहा है, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, क्या यह एक समुच्चय है, हाँ ये एक समुच्चय है। नेक्स्ट है आपका इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। देखिए इस अध्याय में मतलब जो चैप्टर 1 है उसमें कितना कंप्लीट है, जैसे एक्सरसाइज 1 है, मैं एक्सरसाइज 1 की बात करता हूँ, तो इसमें मेरे को यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ टोटल क्वेश्चन 6 है। मतलब 1 में जैसे कि यहाँ पर अभी जो करवाऊंगा उसमें 9 है, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 6 है, तो ये तो बदलेंगे नहीं। आप कोई भी एनसीईआरटी का बुक फर्स्ट चैप्टर उठा के देख लीजिए 1.1, वहाँ पे 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो क्या है, यह एक समुच्चय है, तो आप बोलेंगे हाँ यह एक समुच्चय है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित है। जो सुपरिभाषित होता है उसको बोलते हैं समुच्चय, जो सुपरिभाषित नहीं है, जैसे कि बैट्समैन, वो ये एक समुच्चय नहीं है। जो जैसे आपको बैट्समैन वाला एक क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन था, 2nd या 3rd था, 3rd था कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, यह एक समुच्चय नहीं है। उसमें लिखेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। लेकिन अभी जो वो पढ़ रहे हैं कौन सा, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह एक समुच्चय है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, लास्ट वाला है आपका 9th, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये बताइए, अगर मैं आपको पूछूं सबसे डेंजरस जो एनिमल है वो कौन से है, तो एक पर्सन से पूछूं तो वो बताएगा सर टाइगर हो सकता है, दूसरा बोलेगा तो लियोपार्ड है, मतलब चीता है, या कोई बोलेगा शेर है, कोई और कुछ बोलेगा। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति चेंज हो रहा है, तो इसको सुपरिभाषित नहीं बोलेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इस तरीके से आप इसको 9 को कर सकते हो। तो अगर फटाफट इसको रिवाइज कर देता हूँ, जे अक्षर से यह एक सेट है, मतलब समुच्चय है। 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली से लिखा कि यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तीसरा वाला 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह एक समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का, यह भी सुपरिभाषित है, यह भी समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा, यह भी एक समुच्चय है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह लिमिटेड है, ये भी एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है, ये आपको खतरनाक है, कोई भी हो सकता है, तो जहाँ कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो वो समुच्चय नहीं होता, मतलब यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये लिखने लायक है। अब आपको बताना है कि यह इसके तत्व है या एलिमेंट है, अवयव है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे 5A का अवयव है क्या, ये पूछ रहा है कि 5A का अवयव है क्या। तो यहाँ पर देखिए 5 है क्या A में, यस, तो यहाँ पर इस तरीके से यह 5A का अवयव है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 8 है क्या, यहाँ पे दिख रहा है क्या, 8A का अवयव है क्या, तो 8A का अवयव नहीं है, तो इस तरीके से करेंगे और इसको इस तरीके से कट करेंगे। 0 भी नहीं है, तो इसको भी इस तरीके से कट करेंगे। 4 है, ये समुच्चय A का अवयव है, 4। 2 समुच्चय A का अवयव है, और 10 नहीं है, क्योंकि 10 तो है ही नहीं उसमें, तो यह एक समुच्चय, मतलब जो 10 है वो समुच्चय A का अवयव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर मैंने बताया था, उसको अंकों में लिखना रहता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, x एक पूर्णांक है और -3 से 7 के बीच। अब -3 से 7 के बीच कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर मैं यहाँ समुच्चय बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, -3 के बाद से पहले कौन आता है, -2।
क्योंकि -3 और 7 के बीच कौन सा आता है, -2, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 0, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये बोला है कि -3 से पहले और 7 के पहले, इन दोनों के बीच कौन कौन से, -3 और 7 के बीच, इन दोनों के बीच में। तो -3 के पहले कौन आते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 है, 7 से कम बोला है। तो आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट का, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है -3 और इसको रोस्टर फॉर्म में, तो किस तरीके से आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बी वाला, x:x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या कौन है? तो यहाँ पर दूसरा वाला, ये पहले का आंसर है ना, ये दूसरे का आंसर। 6 से कम प्राकृत संख्या क्या कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। ये क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्याओं का ये समुच्चय है, दूसरे का है, तीसरे का दूसरा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब ये बताइए ऐसा कौन कौन से नंबर है जिसके अंकों का योगफल 8 है? तो आप बोलेंगे कि सर 8 है तो 1 और 7 को जोड़ दें, 7 और 1 8, ठीक। उसके बाद 2 और 6 को जोड़ दें, 2 और 6 8, फिर 3 और 5 को जोड़ दें, 3 और 5 8। उसके बाद क्या आ गया, 4 और 4 8, क्योंकि 8 होना चाहिए। फिर 5 को ले लो, 5 और 3 8, ये तो 35 है, ये 53 अलग अलग है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, 62 हो जाएगा, 6 और 2 8। उसके बाद क्या आएगा, 7 और 1 8, और लास्ट में 8 और 0 भी तो आएगा, क्योंकि ये भी तो इनके अंकों का योग कितना है, 8 है। तो आपको जो समुच्चय है 17 26 35 44 53 62 71 और 80 होगा। ठीक है, ये इनके अंकों का योग क्या है, 8 है। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है, x:x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब देखिए अभाज्य संख्या बोला है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी से मतलब खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। लेकिन 60 का भाजक कौन कौन सा है पहले निकाल लेते हैं इसको, थोड़ा सा इधर थर्ड का ये कौन सा है, फोर्थ है ना, तीसरे का चौथा है ना, ये वाला जो आंसर है। 60 का भाजक कौन कौन सा है, ये कौन किससे जाता है, पहले 1 से जाता है, फिर 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है, ठीक है, इस तरीके से जाता है। 6 से जाएगा, ठीक है, 7 से तो नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से ये भी नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 से जाएगा, 13 के बाद 12 के बाद 15, उसके बाद 20 से जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 से जाएगा, ये सब से जाएगा। इतना तो आपको पता है कि ये सब 60 के विभाजक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इनमें कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे समुच्चय बना लेता हूँ मैं, अभाज्य संख्या को मैं इधर लिख देता हूँ, ये रफ वर्क है ना। अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाता, ठीक है। तो 2 है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है जो खुद के अलावा किसी से नहीं जाता, और 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कितने सारे नंबर हो गए, सबसे पहला तो आपका आ जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है ना, 2 है, फिर 3, फिर कौन सा होगा 5। अब बाकी तो सब ये 2 से जाएगा तो ये अभाज्य नहीं है, ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, 3 और 5। ये जो है वो 60 का भाजक है और जो कि अभाज्य संख्या है। तो आपका तीसरे का चौथे का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री, एक अक्षर है, लेटर है, इसका समुच्चय बनाना है। तो जब भी ऐसा आता है तो कोई भी अक्षर जैसे 2 बार है उसको समुच्चय में एक ही बार लिखा जाता है। जैसे ये है, ये इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से। जैसे टी है उसको एक बार लिख दिए, उसके बाद आर, उसके बाद क्या है आई है, उसके बाद जी है, फिर उसके बाद ओ है। तो ओ यहाँ डबल है, उसको एक ही बार लिखना है। उसके बाद क्या है एन है, ठीक है, ओ को फिर से नहीं लिखना है, एम है, ई है क्या पहले आया है क्या, नहीं है, ई को लिखना है। उसके बाद टी आ चुका है तो टी को नहीं लिखना है, आर भी आ चुका है तो आर को नहीं लिखना है। अब किसको लिखना है, वाई को।
तो जो डबल आया है इसको इस तरीके से बना लीजिए, जो डबल आया है उसको नहीं, उसको सिंगल ही लिखना है। तो जैसे टी है तो टी को लिख दिए, आर को लिख दिए, आई को लिख दिए, जी को लिख दिए, ये वाले ओ को लिखिए, फिर एन को लिखिए, फिर ओ डबल आया है तो उसको नहीं लिखेंगे। एम ई वाई सॉरी टी और आर तो आ चुके पहले से लिख चुके हैं, उसको नहीं लिखेंगे, डबल नहीं लिखना है। जैसे 3 बार है तो उसको एक ही बार लिखना है, 4 बार कितने बार भी हो उसको एक ही बार लिखना है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है बेटर। ठीक है ना, अब बेटर को कैसे लिखेंगे? ये टी और ये भी टी है, ये ई है और ये क्या है? आर है, और ये एफ से डिनोट करना है, ये एफ है। तो इसको क्या करेंगे? बी पहले लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, टी आ जाएगा, ई डबल है और टी डबल है उसको नहीं लिखेंगे, और क्या आ जाएगा? आर। चलिए ये बटर हो गया। ठीक है, जैसे भी पढ़िए। तो बी ई टी और ई तो डबल है और आर एक बार। ठीक है, सभी का सभी जो अल्फाबेट है वो एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक समुच्चय बन गया है और इसका आंसर आ गया है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।